ऑन योर स्क्रीन हेनरी फ्योल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट बच्चों, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल है बच्चों, जैसे एक जंगल में एक शेर होना चाहिए, जैसे एक ब्रह्मांड में एक ही सूरज होना चाहिए, जैसे एक घर में एक ही बिग बॉस होना चाहिए, वैसे ही एक ही डिपार्टमेंट में बच्चों एक ही मैनेजर होना चाहिए। और ये जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, मतलब उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर मैनेजर से ही मिलनी चाहिए और वो सभी एम्प्लॉयज़ उसी को रिपोर्ट करना चाहिए। अब सिंपल बात यह है कि कल जाके अगर एक ही डिपार्टमेंट में दो मैनेजर रहेंगे या 3 मैनेजर रहेंगे तो तीनों से अलग इंस्ट्रक्शंस आएंगी, तीनों को रिपोर्ट कैसे करना है, एम्प्लॉयज़ कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएंगे और उसके वजह से हो सकता है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हो जाए। तो बात को समझिए, अगर मैं संदेश सर, सुरेश सर, तुलसी मैडम क्लासरूम में आके एक साथ तीनों हम लेक्चर देना स्टार्ट करेंगे। मैडम अकाउंट्स पढ़ा रही है, सुरेश सर को पढ़ा रहे और मैं ओसीएम पढ़ा रहा है, किसका सुनोगे आप? है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। और इसीलिए फ्योल्स साहब का कहना एकदम सटीक है, परफेक्ट है। व्हाट इज सेइंग? ही इज सेइंग कि देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड रहना चाहिए। कैसे आएगा यूनिटी ऑफ कमांड? उसका मतलब सिंपल शब्दों में ये दिया है बच्चों, एक डिपार्टमेंट में एक बॉस होना चाहिए। इट मीन्स 1 डिपार्टमेंट 1 बॉस। मतलब ये कि ऑल सबऑर्डिनेट्स इन 1 डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ को क्या मिलना चाहिए? मस्ट रिसीव ऑर्डर्स, उनको आदेश मिलना चाहिए। किसके पास से मिलना चाहिए? फ्रॉम ओनली 1 सुपीरियर, एक के पास से ही मिलना चाहिए। सुपीरियर मतलब बच्चों मैनेजर। और दे ऑल मस्ट रिपोर्ट टू दैट सुपीरियर ओनली। जाने के पहले क्या काम किया आज का पूरा, उसी सुपीरियर को बता के वो लोग जाने चाहिए। और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। जहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है वहाँ पे होगा इज लाइक टू मेनी कुक्स स्पॉइल द सूप। मतलब हिंदी में कहें तो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा हो जाएगा। और इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इससे फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, काम में रुकावटें नहीं आती, स्मूथली काम चलते रहता है। लिखना क्या है? लिखना यह है बच्चों की फ्योल्स सेज, फ्योल्स आप क्या कहते हैं? देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। किधर? इन द ऑर्गेनाइजेशन। वापस फ्योल्स साहब क्या कहते हैं? फ्योल्स सेज दैट देयर शुड बी, क्या होना चाहिए? यूनिटी ऑफ कमांड। किधर? इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये इट मीन्स 1 डिपार्टमेंट 1 बॉस। याद रखो बच्चों, ये जोड़ियां मिलाओं में आता है, जोड़े अलावा मध्य ये तो मैच द पेयर्स में ये आता है। तो 1 डिपार्टमेंट 1 बॉस दिखाई दिया, क्या लिख के आने का? यूनिटी ऑफ कमांड। आगे सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर मिलना चाहिए किसके पास से? एक ही सुपीरियर से, एक ही मैनेजर से। तो तीसरा वाक्य बच्चों, ऑल सबऑर्डिनेट्स इन 1 डिपार्टमेंट, ऑल सबऑर्डिनेट्स इन 1 डिपार्टमेंट को क्या होना चाहिए? मस्ट रिसीव ऑर्डर्स किसके पास से? फ्रॉम ओनली 1 सुपीरियर। ऊपर से वो लोग भी सभी एम्प्लॉयज़ उसी सुपीरियर को रिपोर्ट करना चाहिए। दे ऑल मस्ट रिपोर्ट टू दैट सुपीरियर ओनली। तो काम ठीक से होगा, है ना। एक ही टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वही पढ़ा रहा है और वही आपका होमवर्क चेक कर रहा है, तो उसको इफिशिएंट माना जाएगा। आगे, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज लाइक टू मेनी कुक स्पॉइल द सूप। ये मुहावरा याद रखो। इसका मतलब हिंदी में मैंने बताया बच्चों, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। तो ये 5 वाक्य दिए हैं यहाँ पे, प्रॉपरली आप याद करें ऐसी आशा है। सेकंड पॉइंट बच्चों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चलो मान लिया हमने, पॉइंट मत देखो, सुनो सिर्फ। मान लिया हमने कि एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही मैनेजर है और उसके 15-20 सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, परफेक्ट, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड अप्लाई हो रहा है। मगर फ्योल्स साहब ये कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड के साथ साथ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी फॉलो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? इसका मतलब एक है कि अगर वो डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे एक ही प्रकार का काम चलना चाहिए। आपके डिपार्टमेंट का नाम अगर परचेस डिपार्टमेंट है तो परचेस का ही काम चलना चाहिए। उसमें अकाउंट्स का काम नहीं आना चाहिए, उसमें प्रोडक्शन का काम नहीं आना चाहिए, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का काम नहीं आना चाहिए। करेक्ट।
मतलब एक डिपार्टमेंट की स्पेशलिटी को समझो और उसको वही काम दे दो ताकि फायदा हो। तो फ़याल साहब कहते हैं देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये एक डिपार्टमेंट एक ही प्लान पे काम करना चाहिए। इट मीन्स वन डिपार्टमेंट वन प्लान। बच्चों याद रखो, ऊपर क्या पढ़ा था आपने यूनिटी ऑफ कमांड में? वन डिपार्टमेंट वन बॉस। यहाँ क्या पढ़ा आपने? वन डिपार्टमेंट वन प्लान। एक डिपार्टमेंट एक ही प्लान पे काम करना चाहिए। परफेक्ट है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग करना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करना चाहिए। सिंपल है। आगे सेकेंड पैराग्राफ, ऑल सबऑर्डिनेट्स इन वन डिपार्टमेंट को क्या मिलना चाहिए? मस्ट गेट सेम ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। करेक्ट। आपका सुपीरियर, आपका मैनेजर, आप सभी को सेम ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। कि डिपार्टमेंट है, किसी को अलग ऑर्डर दिया, किसी को अलग इंस्ट्रक्शन दिया, है ना, तो क्या होगा? तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वापस दिया भी है, देखो, दे ऑल मस्ट वर्क ऑन सेम प्लान। और सभी लोग एक ही प्लान पे काम करना चाहिए, तो मेहनत करेंगे सभी लोग मिलके। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा बच्चों तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लीड्स टू कंफ्यूजन। घर में देखो आपके लैक ऑफ डायरेक्शन नहीं है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। मम्मा को पता है कौन सा खाना बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है। सभी लोग खाना बनाते हैं क्या अपना अपना? नहीं, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर क्लियर है, कौन क्या काम करेगा। एक ही घर में, एक ही डिपार्टमेंट में सभी लोग एक ही प्लान पे काम करते हैं। सभी को एक रोल दिया गया है, सभी को ड्यूटीज़ दिया गया है और सभी लोग वो ड्यूटीज़ निभाते हैं, तब आपका घर अच्छे से चलता है, रहने लायक रहता है। और इसीलिए सिर्फ यूनिटी ऑफ कमांड ही नहीं होना चाहिए, वहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी रहना चाहिए। वापस बच्चों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या लिखोगे? सेम लैंग्वेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ OCM। सेम वाक्य आएंगे। फ़याल सेज, क्या फ़याल सेज? देयर शुड बी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इट मीन्स वन डिपार्टमेंट वन प्लान। ऊपर क्या था? वन डिपार्टमेंट वन बॉस था, याद रखो। आगे इसे ऊपर हमने लिखा था कि सभी को ऑर्डर एक ही सुपीरियर से आना चाहिए, यहाँ पे लिखना है ऑर्डर सेम आना चाहिए। तो ऑल सबऑर्डिनेट्स इन वन डिपार्टमेंट मस्ट गेट, क्या गेट? सेम ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। वो सभी लोग एक ही प्लान पे काम करना चाहिए। तो क्या लिखोगे? चौथा वाक्य, दे ऑल मस्ट वर्क ऑन सेम प्लान। और वापस वही नेगेटिव स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा तो उसी डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि ये मैनेजर क्या बोल रहा है, आपको अलग बोल रहा है, इसको अलग बोल रहा है, उसको अलग बोल रहा है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और काम नहीं होगा बच्चों। इसीलिए लास्ट वाक्य क्या लिखोगे? लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लीड्स टू कन्फ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे बच्चों, इक्विटी। पहले के दो समझ में आ गए। पहला पॉइंट क्या था बच्चों? यूनिटी ऑफ कमांड। मतलब एक डिपार्टमेंट में एक ही बॉस रहना चाहिए, वो एक ही बॉस इन सभी को ऑर्डर्स देना चाहिए और सभी लोग उसी को रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। दूसरा आपने पढ़ा था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जहाँ पे फ़याल साहब कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट एक ही प्लान पे काम करना चाहिए। मतलब वन डिपार्टमेंट वन प्लान। उन सभी को, सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स सेम मिलनी चाहिए और सभी लोग एक ही प्लान पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो बच्चों सबका फ्यूज उड़ जाएगा, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तीसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पे बच्चों, इक्विटी। इक्विटी मतलब बच्चों फ़याल साहब कहते हैं समानता रहनी चाहिए, इक्वालिटी, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं इक्विटी। ज़िंदगी में आपको भी ये वैल्यू ज़िंदगी में हमेशा फॉलो करनी चाहिए कि किसी के ऊपर आपको ज़िंदगी भर अन्याय नहीं करना है, किसी के ऊपर भी, चाहे कोई भी रहे, सबको रिस्पेक्ट, जो मेहनती है, जो डिज़र्व करता है उसको देना चाहिए। दैट इज़ इक्विटी। फ़याल साहब कहते हैं देयर शुड बी फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट गिवन टू ऑल सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सभी को फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी को आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, इसीलिए सभी एम्प्लॉयज़ को क्या मिलना चाहिए? सभी एम्प्लॉयज़ को ज़िंदगी में आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड करियर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई लोग गलत काम कर रहे हैं, लेज़ी हैं,
बराबर, कामचोर हैं फिर भी उनको प्रमोशन मिल रहा है, ऐसा नहीं होना। इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय आपकी कंपनी छोड़ के भाग जाएगा। फिर कौन बचेंगे? बस निकम्मे लोग बचेंगे। और इसीलिए फ़याल साहब कहते हैं कि मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का काम ये है कि समानता बनाए रखना। और इसीलिए बोला है बच्चों, पहले दो वाक्य देखेंगे। फ़याल साहब कहते हैं देयर शुड बी फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। किसको देने का? गिवन टू ऑल सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सभी को क्या मिलना चाहिए? सभी डिजर्विंग हार्डवर्किंग लोगों को क्या मिलना चाहिए? ऑल एम्प्लॉयज मस्ट गेट इक्वल करियर अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपको भी नहीं करना चाहिए, है ना। जाति, धर्म, रंग, है ना, स्टेटस, ये सब देख के जनरली लोग भेदभाव करते हैं, नहीं करना चाहिए। तो देयर शुड नॉट बी एनी भेदभाव, देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस। क्या बोलोगे आप? बायसनेस। स्पेलिंग याद करो। बायसनेस मतलब बच्चों भेदभाव। तो देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस। किसमें? इन अपॉइंटमेंट करते समय, है ना। उसका क्वालिफिकेशन है, डिजर्विंग है, इंटरव्यू में अच्छा अगर उसने पास किया इंटरव्यू तो उसको अपॉइंट करो। किसी ने फ़ोन कर दिया भाई मेरा आदमी है उसको रख दो, और वो आदमी कुछ डिजर्विंग नहीं है फिर भी आप रखे हो, तो अन्याय हो गया। अपॉइंटमेंट में अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग प्रॉपर मिलनी चाहिए। आपकी कंपनी में कैसा काम होता है उसके हिसाब से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ट्रांसफ़र ज़रूरत के हिसाब से ट्रांसफ़र होना चाहिए, और डिजर्विंग एम्प्लॉय को मिलना चाहिए प्रमोशन। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा फ़याल साहब कहते हैं। तो देयर शुड नॉट बी, बोलो, देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस। किसमें बच्चों? चार चीज़ों में। इन पहला अपॉइंटमेंट, ये भी आप ABCD करके नीचे नीचे लिख सकते हो। पहला A अपॉइंटमेंट, B ट्रेनिंग, C ट्रांसफ़र एंड D प्रमोशन। अच्छा, जब इक्विटी रहती है ना, सबको आप समान ट्रीटमेंट दे रहे हो, सबको अच्छे से आगे लेके जा रहे हो, फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है बच्चों, कंपनी के अंदर एकदम सकारात्मक वातावरण निर्माण होता है। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि यस यार, इस कंपनी में मैं रहूँगा तो मैं बहुत आगे जाऊँगा। आलसी लोग भी मेहनती लोग को देख के खुद मेहनत करना भी क्या करते हैं? चालू करते हैं। मतलब अच्छा माहौल हो जाता है कंपनी में। इसलिए चौथा वाक्य बच्चों, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में तैयार हो जाता है एक ज़बरदस्त सकारात्मक काम करने वाला वातावरण। तो वापस तीसरा पॉइंट बच्चों, इक्विटी। स्पेलिंग याद करने का। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। फ़याल साहब कहते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए? वहाँ पे होनी चाहिए फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। किसको देने का? टू बी गिवन। किसको? टू ऑल सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे दोगे? कैसे उनको फील होगा कि हम पर अन्याय नहीं हो रहा है, हमें समानता मिल रही है, समान अधिकार सबको मिल रहा है? तो दूसरा सेंटेंस की ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट गेट इक्वल करियर अपॉर्चुनिटी। और कैसे फील होगा? तीसरा वाक्य, देयर शुड नॉट बी एनी भेदभाव, देयर शुड नॉट बी एनी बायसनेस। किसमें? चार चीज़ों में। इन अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन। और चौथा वाक्य, उसका फ़ायदा क्या होगा? इक्विटी अप्लाई करने का, यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कंपनी में? फ़ायदा ये होगा, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। 3 पॉइंट हो चुके हैं, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और इक्विटी। ये सभी वैल्यूज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए। चौथा बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क। बच्चों फ़याल साहब इतना सोच समझ के सब कुछ प्रिंसिपल्स बनाए कि आज 2020 में भी वो रिलेवेंट है, रिलेटेड लगते हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट लगते हैं। सोचो 1916 में उन्होंने जो कहा वो आज भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। उन्होंने उस समय पर कहा कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। मतलब अपना घर ही देख लो, सबने काम बांट के ले लिया है। पिताजी जॉब पे जाएंगे, बिजनेस करेंगे, घर में पैसा लाएंगे कमा के। मॉम अगर हाउसवाइफ है तो पूरा घर का मैनेजमेंट मम्मी के हाथ में है। मॉम अगर डबल रोल प्ले कर रही है आपकी, जैसे कि जॉब पे भी जा रही है और घर भी संभाल रही है, सैल्यूट टू हर, क्योंकि उसको 2 डिपार्टमेंट संभालने हैं। फिर आपको पढ़ाई करने का मौका मिला है और घर में का भी छोटा मोटा काम आप करते हो जो डिफाइंड है कि भाई ये करना है तुम्हें। मतलब काम को ऑलरेडी बांट दिया गया है आपके घर में, डिवीजन ऑफ वर्क है। कोई भी कौन सा भी काम नहीं कर रहा है उठ के, है ना।
ऐसा नहीं है ना कि मॉम डैड डिस्को जा रहे रात को और आप जाके जॉब कर रहे हो 10 घंटा, ऐसा नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और इसीलिए फेयल्स आपका कहना बरोबर सटीक है बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। फेयल्स सजेस्ट, क्या सुझाव देते हैं? देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है वहाँ पे। फिर दूसरा वाक्य स्टार्ट हो रहा है बच्चों, द का टी होगा कैपिटल। द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बांटना चाहिए? द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड, मतलब विभाजित करना चाहिए। किसके बीच में? अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने कहा पहले कि बड़ी कंपनी है तो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं अलग अलग, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट में उन्हीं को काम पे रखा जाता है जिनके पास वैसा क्वालिफिकेशन है। तो पहले तो काम को बांट दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और व्यक्तियों में बांट दो। काम देते समय किस बात का ध्यान रखो? वो तीसरा वाक्य दिया बच्चों, द वर्क शुड बी गिवन, मतलब काम देना चाहिए। कैसे देना चाहिए? एज पर द स्पेशलिटी ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्किल्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। नाम क्या है डिपार्टमेंट का? सेल्स डिपार्टमेंट। तो उनका काम क्या है? सेल्स करना, सेल करना। और उसके लिए सेल करने के लिए उनके पास वैसा स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही सबऑर्डिनेट्स को उस डिपार्टमेंट में आपको काम देना चाहिए, तो आपका काम होगा ना। करेक्ट। सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप अकाउंट डिपार्टमेंट वाले बंदे को रखोगे तो नहीं चलेगा। सेल्स डिपार्टमेंट में अगर आप प्रोडक्शन वाले को रखोगे तो नहीं चलेगा। और दैट इज़ वाई उन्होंने बरोबर दिया है बच्चों, द वर्क शुड बी गिवन एज पर द स्पेशलिटी ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्किल्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। लास्ट वाक्य जो बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ट्रू और फॉल्स विद रीजन में भी आता है, डिवीजन ऑफ वर्क अगर होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी में आता है स्पेशलाइजेशन, है ना। गुजराती में कहा जाता है, जेनु काम तेनु दूजा करे सो गोता खाए। मतलब जिसका जो काम है वही करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है वैसा तो दूसरा ही काम करता है तो काम खराब हो जाता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क अगर होता है तो यस, उसके वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है स्पेशलाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। तो आपने दो वाक्य पढ़े स्क्रीन पे, दो पॉइंट्स पढ़े स्क्रीन पे, पहला इक्विटी, दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, वापस एक बार फेयल सजेस्ट करते हैं, देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। किधर? इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे होगा? पहले तो काम बांट देना चाहिए डिपार्टमेंट्स में और इंडिविजुअल्स में। तो पहले काम बांटेंगे। कैसे काम बांटेंगे? तो काम बांटने के लिए दिया है दूसरा वाक्य, द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। काम देते समय कौन से एहतियात बरतने चाहिए? तो तीसरा वाक्य, तो वर्क शुड बी गिवन, काम देना चाहिए। क्या देखते देना चाहिए? एज पर द स्पेशलिटी ऑफ डिपार्टमेंट एंड स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फायदा क्या होगा इसका ये करने का? तो डिवीजन ऑफ वर्क ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। ओके, तो आज का लास्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे। हम 4 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं बच्चों, याद है? पहला पॉइंट क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड। सेकेंड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आपने क्या पढ़ा था? इक्विटी, बराबर। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? उसके बाद आपने पढ़ा था डिवीजन ऑफ वर्क। एंड नाउ ऑन योर स्क्रीन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट आप समझो अच्छे से, सिंपल है। अथॉरिटी मतलब पावर बच्चों, मेरे पास अथॉरिटी है मतलब मेरे पास पावर है डिसीजन लेने की। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मुझ पर जिम्मेदारी है। तो फेयल साहब कहते हैं जितनी अथॉरिटी उतनी ही होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है मतलब पावर बहुत ज़्यादा दी गई है और उतनी जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो हो सकता है कि इंसान उसका मिसयूज़ करे। या उल्टा, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा दे दी और अथॉरिटी कम दे दी, तो फिर आदमी को फील होगा कि उसके ऊपर बहुत बोझ है, बर्डन है और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज़ वाई फेयल साहब कहते हैं जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं।
बराबर। अथॉरिटी है ना आपको, कॉलेज जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, फिर कोचिंग क्लासेस जाओ। इस अथॉरिटी को अगर आपने मिसयूज़ करना चालू कर दिया, कॉलेज के जगह पे आपने मॉल सिनेमा हॉल जाना चालू कर दिया, या फिर नई काम स्टार्ट कर दिया आपने बिना पढ़ाई किए, मतलब आपने क्या किया, मतलब आपको दी गई अथॉरिटी का आपने क्या किया, मिसयूज़ किया। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो आपने नहीं। क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कॉलेज के लेक्चर्स बैठना, कोचिंग क्लास के लेक्चर्स बैठना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, प्रॉपर एग्ज़ाम देना, अच्छे परसेंटेज लाना। मगर आप अगर ये नहीं करते हो तो आपने अथॉरिटी का क्या किया, मिसयूज़ किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म नहीं किया। ऐसा कहाँ जाएगा? इसीलिए फयाल साहब कहते हैं, पहला सेंटेंस बच्चों, फयाल सेज देयर शुड बी अ गुड बैलेंस, एक सही समतोल बैलेंस रहना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा वाक्य, क्या होती है अथॉरिटी? तो उसका वाक्य लिखोगे। अथॉरिटी का मतलब होता है बच्चों, मैंने बताया था, पावर। तो अथॉरिटी इज द पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू बी परफॉर्म। ऑब्लिगेशन मतलब लिखो बच्चों, ड्यूटी, कर्तव्य, वर्क जो निभाना चाहिए। परफॉर्म मतलब निभाना। तो अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कर्तव्य जो निभाना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन टू बी परफॉर्म। और ये दोनों अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चलना चाहिए, मतलब मस्ट गो हैंड इन हैंड, मतलब सेम वे पे, सेम रास्ते पे दोनों चलना चाहिए। अथॉरिटी अलग रास्ते पे चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रास्ते पे चल रही है, तो फिर काम नहीं हो पाएगा, काम की वाट लग जाएगी। ओके, दैट वाज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 पॉइंट बच्चों, आज का आखिरी पॉइंट, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब बच्चों फीस, सैलरी, वेजेस, मतलब जो भी रिटर्न्स आप देते हो एक एम्प्लॉय को, उसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। अब इतने सारे एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, क्यों काम करते हैं? उनको पगार चाहिए, और वो पगार, सैलरी, वेजेस वो सही होने चाहिए। जैसे इंडिया में मिनिमम वेज एक्ट है। मिनिमम वेज एक्ट का मतलब कि एक एम्प्लॉय अगर 8 घंटा काम करता है तो उसको कितना रुपया मिलना चाहिए, वो लिख के रखा है कानून में। तो उससे कम आपको देना ही नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा देना चाहिए। इसीलिए फयाल साहब ने 1916 में ये बताया कि रेम्यूनरेशन प्रॉपर मिलना चाहिए, और ये रेम्यूनरेशन से मिलना नहीं चाहिए बल्कि हर साल बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई जैसे बढ़ते जाती है वैसे इनकी सैलरीज भी बढ़ते जानी चाहिए, वरना इनकी सेविंग खत्म हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार, एस लग गया हटा दो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट बी पेड, सभी एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बच्चों? फेयर सैलरीज एंड वेजेस। वो भी कैसे मिलना चाहिए? रेगुलरली। एक महीने में दे रहे हो, अगले 2 महीने में आपने पेमेंट नहीं किया, नहीं चलेगा। एम्प्लॉय का पूरा घर उसके सैलरी पे चल रहा है। आगे, इसीलिए इस काम में कोई देर नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड वाक्य क्या लिखोगे बच्चों? देयर शुड नॉट बी एनी डिले। पहला वाक्य क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, या फयाल सेज आपने लिखा तो भी चाल से, फयाल सेज ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट बी पेड। क्या मिलना चाहिए? फेयर सैलरीज एंड वेजेस रेगुलरली। इस काम में कोई देर नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिले। सैलरी और वेजेस क्या होना चाहिए बच्चों? बढ़ना चाहिए। तो सैलरीज एंड वेजेस मस्ट बी इंक्रीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर बढ़ना चाहिए। साथ साथ मैंने हमेशा कहा है, दूध के ऊपर मलाई भी मिलनी चाहिए, तो लोग खुश हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, सिर्फ सैलरी एंड वेजेस से लोग खुश नहीं रहते, कि दिल मांगे मोर, उनको कुछ ज़्यादा भी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? तो उनको दे दो मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी मतलब पैसे, डायरेक्ट पैसे के रूप में कुछ दे दो। नॉन मॉनेटरी मतलब बच्चों फैसिलिटीज़ दे दो, तो लोग खुश रहेंगे। हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दे मस्ट ऑल्सो बी गिवन, दे मतलब एम्प्लॉयज़, मस्ट ऑल्सो बी गिवन मतलब उनको मिलना चाहिए, देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, लाइक परफॉर्मेंस बोनस, मतलब ऑब्वियसली बोनस मिलना चाहिए, उसको हम इंसेंटिव भी कहते हैं। दिया देखो आगे, ओवर टाइम वेजेस, 8 घंटे के अलावा और 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है उसका भी पैसा दे दो।
इंसेंटिव्स दे दो, है ना, कुछ टारगेट दिए जाते हैं, टारगेट अगर अचीव करते हैं एम्प्लॉयज़ तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। ट्रैवलिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी बच्चों बन गया नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये फैसिलिटी है, ट्रैवलिंग बसेस रखो, कार्स रखो उनके लिए। मेडिकल सिर्फ एम्प्लॉय का नहीं, पूरे फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस निकाल के दो ताकि उसका पैसा वहाँ खर्च नहीं होना चाहिए। तो ये सब करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत लॉयल एंड डेडिकेट हो जाता है, पूरी लगन के साथ मेहनत करता है। उसको पता है इस ऑर्गेनाइजेशन में रहने से सिर्फ मुझे पगार नहीं मिल रहा है बल्कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी मिल रही है जिससे मेरी सेविंग बच रही है। ओके, तो आज के लिए बच्चों हमने 6 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट था यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तीसरा था बच्चों इक्विटी, चौथा डिवीजन ऑफ वर्क, पांचवा आपके स्क्रीन पे है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 पॉइंट आपने पढ़ा रेम्यूनरेशन। तो याद रखो फ़याल साहब कुछ सिखा के जा रहे हैं आपको, ये सभी जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ रहे हो अपने निजी ज़िंदगी में भी आपको अपनाने चाहिए। दूसरी बात एज यूजुअल जो मैं कहता हूँ कि रॉयल क्लासेस ने लेक्चर स्टार्ट किए हैं तो आपके फ़ायदे के लिए स्टार्ट किए हैं और इसीलिए इसका फ़ायदा उठाना इस लॉकडाउन में आपका काम है। आप ये सभी लिखते होंगे और लिख के वापस याद करो, याद करके वापस उसको लिखो। जो भी नए शब्द आ चुके हैं उन सभी शब्दों की स्पेलिंग्स आप याद करो, उसका मीनिंग याद करो और डाउट लेक्चर में आप डाउट्स लेके आइए, उसको मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ और नए एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय फॉर टुडे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।